हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। ओके। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। एंड आज आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। एंड होप द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू एंड एवरीवन कैन सी इट फ्रॉम द बैक। एम आई ऑडिबल? वेरी गुड। तो आपको आज बहुत मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के हैं, आपके यूपीएससी के ईपीएफओ के एग्जाम्स में आने वाले हैं, या कोई भी पीएसयू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें आपका टॉपिक होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। तो इस अकाउंटिंग टॉपिक में जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टॉपिक है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप यू कैन क्विकली सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड इट वॉन्ट बी टाइम टेकिंग। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वेटेज को देखें, ट्रेंड को देखें, तो दिस चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। और इस चैप्टर को आज हम देखेंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे 2-3। एंड आई होप जो हमारा अप्रोच होगा पढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीके से, इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर दोज फॉर्मूला, और प्रैक्टिस करके आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं एग्जाम्स में। सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस क्लास. This is lecture number 3 and the topic name is inventory valuation. So hope you are all set to get that started. Okay. All right. The screen is visible to everyone. Very good. Give me a second. बताइएगा आप अगर देख पा रहे हैं तो। लेट मी स्क्रॉल द पीडीएफ एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे, inventory valuation. And I believe the screen is visible to everybody. All right. Perfect. So आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वेरी गुड। एज द नेम सजेस्ट, इन्वेंट्री क्या होता है? आप में से जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आई होप द टर्म इन्वेंट्री वैल्यूएशन इटसेल्फ सजेस्ट कि हम किसी इन्वेंट्री, हम किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का पिंग भी आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। So those are from the commerce background. You have read this basic topic in class 11th and 12th. और ये क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम्स में। तो वी विल पे अटेंशन टू द लेक्चर्स एंड इट विल बी क्लियर टू यू। तो सबसे पहला है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है, जब हम बात इन्वेंट्री की करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इन विच वी आर डीलिंग। कोई भी बिजनेस जिसमें वो डील कर रहा है, ठीक है, उनके पास इन्वेंट्री होगी। लेट सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। तो उन अगर इफ आई विल टॉक अबाउट पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो उनके लिए स्टॉक्स क्या होंगे? डीजल, पेट्रोल, जो भी रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो उनके स्टॉक्स होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शुगर इंडस्ट्री, तो उनका इन्वेंट्री क्या होगा? जो वो शुगर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उनके स्टॉक्स होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम सीमेंट इंडस्ट्री, तो उनके स्टॉक्स सीमेंट होगी जो रॉ मटेरियल से वो प्रोसेस कर रहे हैं। ऑल राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। अगर कोई इंडस्ट्री डिफेंस इक्विपमेंट में है, तो जो भी डिफेंस इक्विपमेंट को वो मैन्युफैक्चर कर रही है वो उनके स्टॉक्स होंगे। ओके, ठीक है। तो ये अगर बात करें फीफो लिफो की, तो यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज व्हाट इज दिस। बेसिकली देयर आर डिफरेंट accounting methods through which we calculate the inventory for our business. FIFO is basically, we have 3 accounting methods for inventory valuation.
FIFO is first in first out, LIFO is last in first out, and third is weighted average method. ओके ये हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है। फीफो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब है कि जब भी लेट सपोज जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास सर्टेन लेट सपोज यू आर हैविंग द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स। ओके उसके बाद आपने परचेज किया 50 यूनिट्स एज अ रॉ मटेरियल, देन इट विल बी एडेड 150। ठीक है उसके बाद से उसमें से आउट ऑफ दोज 60 सेल हो गया, देन 90 यूनिट्स स्टिल रिमेन्स विद द बिजनेस। ये हम आगे के मेथड्स में समझेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ऑल राइट, सो इसमें आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है एंड आई विल टेक योर फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक कि वेदर हाउ मच इज योर confidence on this particular topic. All right, moving ahead, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन पढ़िएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाउ यू डिफाइन इन्वेंट्री। ओके तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू गुड्स हेल्ड फॉर सेल, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। ओके तो कोई भी हमारे बिजनेस में जब इन्वेंट्री होता है तो आइदर वी हैव केप्ट दैट इन्वेंट्री in our business for sale, for production or consumption के लिए। okay so this is what it is written here, goods held for sale, production or consumption। okay सारी जो definitions हैं वो बहुत short में है and it is very easy to remember। okay नेक्स्ट है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। आपने पहले के अकाउंटिंग के हमारे जो लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने बताया था कि there are certain accounting standards which are very important from the exam perspective and this is one of them। so इसका जो accounting standard है वो accounting standard 2 है जिसको ICAI ने इशू किया है। ICAI stands for Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है इसकी लीगल बैकिंग जो है वो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 में भी है। ठीक है तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस शॉर्ट नोट्स। और ये जो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, वेयर दिस इज एप्लीकेबल, सो इट इज एप्लीकेबल एक्सेप्ट इट इज मेंट फर्स्ट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेसेस, बट सर्टेन प्लेसेस पे हम इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे एंड दिस इज गिवन हियर। एंड व्हाट इज दैट, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है जहां भी बिजनेस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अप्लाई नहीं होता है। ओके नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एसेट्स विच आर कवर्ड बाय AS 10 और IND AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो तीन जगह ये इट विल बी अप्लाई एवरीवेयर बट एक्सेप्ट 3 प्लेसेस। फर्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, second is biological assets and the third is financial instrument। all right, hope it's clear to everybody। note down करेंगे and we will move ahead। let me know once you are done with noting। I am cleaning it, moving ahead। ओके सो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई डू वी रिकॉर्ड और व्हाई डू वी वैल्यू द इन्वेंट्री इन आवर बिजनेस। ओके सो हमारा जो है यहाँ पे 5 पॉइंट है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। okay to determine the cost of goods sold, COGS। this is very popular term, cost of goods sold। let's suppose कि अगर कोई बिजनेस में सामान जो वो सेल कर रहे हैं 100 रुपीज का सेल कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो बिजनेस की सेलिंग प्राइस है 100 रुपए पर यूनिट का। लेट सपोज कोई फोन सेल कर रहे हैं एंड इट कॉस्ट 10,000। लेट सपोज
ये हमारा आईफोन 17 है एंड द सेलिंग प्राइस इन द मार्केट इज 1 लाख रुपीज. ओके, एंड बट वी वांट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट. ये कॉस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपने अगर सार्क टैंक इंडिया सीजन 1, 2, 3 देखा होगा तो बार बार पूछते हैं, जो भी वहां पे पिच के लिए आते हैं, को फाउंडर्स आते हैं, सीईओज आते हैं या शार्क टैंक में पिच करने के लिए, कि आपकी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में उसकी कॉस्ट क्या है. व्हेन दिस से कॉस्ट इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो व्हेन द आईफोन कॉस्ट or when the iPhone selling price in the market is 1 lakh on all quick commerce, whether it is Amazon, Flipkart, or on if it is the outlet price, so how much cost or how much it costs to the company. Let's suppose इनकी जो cost है वो 90,000 है. कहने का मतलब है कि iPhone 17 जब मैन्युफैक्चर होके आती है तो इट कॉस्ट 90,000 टू द कंपनी. सो इफ आई विल आस्क कि हाउ मच प्रॉफिट दे आर मेकिंग आफ्टर सेलिंग वन आईफोन इन द मार्केट, इफ द सेलिंग प्राइस इज 1 लाख रुपीज, सो they are making, this is GP, which is gross profit, selling price minus cost of goods sold. So selling price was 1 lakh minus 90k. So the profit to the gross profit to the company is 10,000 by selling each unit. Okay, इतना आपको समझ में आ गया. तो इसको मैं फर्दर आपको अगेन आई विल शोकेस दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन द लेक्चर, कि आपको इससे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने कि हाउ डू वी अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाउ डू वी अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, तो आपको हम आगे के क्लासेस में इसको समझाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एसेस द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट वी एसेस द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू. जब हम ये देखते हैं कि बिजनेसेस के पास अभी हमारी करंट क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो करंट क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें और कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इंश्योर्स कंप्लायंस विथ AS2 और इंड AS. सिंस इसकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होती है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होती है, शायद 41 होती है. एंड फोर्थ इज रिपोर्ट एक्यूरेट प्रॉफिट्स. ओके, to arrive at the gross profit or to arrive at the net profit of the business, it is very critical and important to report the accurate profit, and it can only be possible if we have the correct valuation of the inventories lying with us. Okay, so next point है हमारा maintain comparability between different periods. हम आपने देखा होगा कि एक अकाउंटिंग का यूनिक फीचर होता है जो आपने you have learned that in very first lecture of the accounting, comparability with the prior period. So if you have the correct valuation of the inventory as per accounting standard 2, then only it is possible to maintain the comparability if we have the correct inventory valuation. Okay, hope this is clear to everyone. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Okay, perfect. ठीक है, हम तीसरा टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था FIFO, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एक बार आप इसको रीड कीजिए कि इसका मतलब क्या है, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस. नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल फर्स्ट क्लियर द बोर्ड एंड स्टेप अहेड ऑन टॉपिक ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, very good. You have noted down? I'm cleaning it. Methods of inventory valuation. So our first point A is FIFO, first in first out.
Okay, so the concept is oldest inventory cost are issued first, closing stock valued at latest purchase price. Okay, कहने का मतलब है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कहने का मतलब है क्या कि जो भी इन्वेंट्री हमारे पास पहले से पड़ी है हम उनको पहले सेल करेंगे, ठीक है, और जो लेटेस्ट क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हम परचेज प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। We will value the closing stock at latest purchase price and oldest inventory cost are issued first, ठीक है। सेम लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री हमारे पास लास्ट में आई है, जो न्यूएस्ट इन्वेंट्री आई है, फ्रेश स्टॉक आया है, उसको हम इशूड करेंगे फर्स्ट। व्हेन वी से इशूड फर्स्ट, इट मींस वी विल रिलीज इट फर्स्ट, वी विल सेल इन द मार्केट फर्स्ट। ओके, इसका अभी हम और की पॉइंट्स को कवर करेंगे, बट आई वांटेड टू जस्ट एक्सप्लेन कि फीफो एंड लीफो में क्या अंतर है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट करने का मतलब है कि जो न्यू इन्वेंट्री आएगी हम उसको पहले इशू कर देंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको ओल्डेस्ट परचेज प्राइस पे वैल्यू करेंगे। यहां पे देखिए ये जो कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आप फीफो में पढ़ रहे हैं, सो इट विल बी जस्ट ऑपोजिट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इज इट क्लियर? रीड कीजिएगा एक बार आप खुद से, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो पहले में फीफो में हमारा की पॉइंट्स है, इट मैचेस कॉस्ट विद द फिजिकल फ्लो, पेरिसेबल। क्या जो भी लेट सपोज हर इंडस्ट्री के लिए, हर बिजनेसेस के लिए उनकी जो लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है इन्वेंट्री की। व्हेन वी टॉक अबाउट पेरिसेबल, ऐसे गुड्स हैं, लेट सपोज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इट इज पेरिसेबल इन नेचर, ये खराब हो जाती है। तो जो पहले हमारे पास स्टॉक आती है उसको हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं, जो बाद में इन्वेंट्री आती है इट विल बी सोल्ड लेटर। ओके, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। एक्सेप्टेड अंडर AS2 एंड IFRS, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसको वैल्यू करता है, एंड दिस इज एक्सेप्टेड अंडर IFRS एज वेल। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट्स नियर मार्केट प्राइस। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा फीफो मेथड के अंदर, इट विल रिप्रेजेंट द नियर मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस मार्केट में चल रही होगी वो होगा। रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन, हायर टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या है, व्हेन वी से अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब यहां पे हम समझेंगे महंगाई, ठीक है। महंगाई में जब व्हेन द प्राइसेस आर in a rising trend for the products, so it will result in higher profits, okay, and higher tax liability। टैक्स लाइबिलिटी भी कंपनी की ज्यादा होगी इस केस में फीफो मेथड में। ओके, अगेन लीफो में हमने पढ़ा था कि जो न्यूएस्ट इन्वेंट्री को, यानी कि जो बाद में इन्वेंट्री स्टॉक में आई रहती है, हम उसे पहले रिलीज कर देते हैं, पहले सोल्ड कर देते हैं, या पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जो नेटवर्क है सप्लायर को उनको इशू कर देते हैं, और स्टॉक को जो वैल्यू करते हैं इट विल बी एट oldest purchase price, correct? Key points: it matches the current cost with current revenue, so it is useful in inflation। LIFO भी जो मेथड है इसका जो की पॉइंट्स है, it matches the current cost with current revenue। जो भी इसके करंट जो लागत होगी खरीद की वो रेवेन्यू से मैच करेगी, एंड इट इज यूजफुल इन इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा LIFO मेथड है, दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर AS2 एंड IFRS, अलाउड ओनली फॉर इंटरनल एनालिसिस। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि दिस पर्टिकुलर मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट इज प्रोहिबिटेड, बट आप इंटरनल एनालिसिस के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को ही यूज करो। ऑलराइट, नाउ क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट ओल्ड कॉस्ट। थोड़ा सा ये जो अप्रोच है दिस इज नॉट राइट, एंड दैट्स व्हाई द accounting standard 2 and IFRS has put restriction on it, okay? Results in lower profit in inflation and lower tax liability। इससे नुकसान ये है कि बिजनेस में when there is an inflation in the market,
इट विल रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट्स, और जब प्रॉफिट लोअर होगी तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट का इस मेथड के अंदर कलेक्शंस कम होंगे। ओके, नॉट रियलिस्टिक फॉर पेरिसेबल और टाइम सेंसिटिव गुड्स, ऐसे गुड्स, ठीक है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिसेबल नेचर के हैं, फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्फ लाइफ काफी कम है, दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट रियलिस्टिक इन नेचर, एंड ऑल्सो जो ऐसे गुड्स हैं जो टाइम सेंसिटिव हैं, सो दिस पर्टिकुलर मेथड डजंट होल्ड गुड और फिट फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर। हमारा उसके बाद थर्ड जो मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, जो मैंने आपको बताया, वो है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब हमें लेट सपोज, एक तो आपने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें ये था कि पहले जो हमारी इन्वेंट्री आ रही है हम उसको पहले इशू कर देंगे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगी इट विल बी वैल्यूड एट लेटेस्ट परचेज प्राइस। लीफो मेथड में देखा कि जो हमारी इन्वेंट्री सबसे बाद में आएगी हम उसको पहले इशू कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यू करेंगे ओल्डेस्ट परचेज प्राइस पे। बट द थर्ड मेथड इट सेज ऐसा करो कि जो इन्वेंट्री पहले आ रही है या बाद में आ रही है उसको टोटल कॉस्ट निकालो सबका और डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से। पहले लेट सपोज कि 100 यूनिट आई, बाद में 200 यूनिट आई, टोटल नाउ 300 यूनिट्स इज देयर, और अभी तक जो जो परचेज प्राइस उनका लगा है उन यूनिट्स का उन सबको डिवाइड कर दो, उस कॉस्ट से हमारा वेटेड एवरेज निकल जाएगा एंड सेल एट दैट प्राइस। ओके, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, परफेक्ट, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। वेटेड एवरेज मेथड में देखा की पॉइंट्स आपने कि यहाँ पे जो पॉइंट है इस स्मूथेंस प्राइस फ्लक्चुएशंस। इस वेटेड एवरेज मेथड का फायदा क्या है आपको, क्योंकि आपने सारे इन्वेंट्रीज का तो एवरेज निकाल दिया, तो इसमें क्या है, इट स्मूथेंस प्राइस फ्लक्चुएशंस कॉमन इन बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके, एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स बिटवीन फीफो एंड लिफो। ठीक है, वेरी सिंपल। ऑलराइट, अब हमारा क्या है कि कई जगह these are the three, all these three methods, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड, ये जो नॉर्मली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होती है, कई बार क्या होता है क्या कि कई कंपनियां जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी होती है जिसमें वो क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट इज असाइंड टू ईच स्पेसिफिक आइटम, और वो क्या करते हैं क्या, यूज्ड फॉर यूनिक हाई वैल्यू गुड्स, एग्जाम्पल कार है, ज्वेलरी है, क्योंकि दिस प्रोडक्ट्स जो है, अब कार है, ज्वेलरी है, दिस आर वेरी एक्सपेंसिव, तो इनके इंडस्ट्री में ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो क्या करते हैं क्या कि सिंस उनके पास जो स्टॉक्स होते हैं दे आर वेरी मच आइडेंटिफिएबल, और वो क्या करते हैं, उन अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होती है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूनिक और हाई वैल्यू गुड्स को वो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब उनके पास 100 कार पड़ी हुई हैं, उन्हें पता है कि किस पर्टिकुलर बैच को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है, एंड दे आर इजिली आइडेंटिफाइंग, तो क्या करते हैं कि उनको उसी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री उनकी लिमिटेड होती है, बिकॉज दे आर वेरी हाई एंड लग्जरी आइटम्स और वेरी एक्सपेंसिव, तो वो वहाँ पे एक्यूरेट मैचिंग भी हो जाती है उनकी कॉस्ट की कि कितना लागत आया है और उस पर्टिकुलर यूनिट को सेल करने में कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, सो वी विल मूव अहेड। अब यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, इसको समझेंगे, और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फॉर्मूला होगा, आप इसे नोट डाउन भी कीजिएगा, एंड दिस वुड पॉसिबली बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो जस्ट पे अटेंशन, ठीक है।
ओके, सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है फीफो का, कॉक्स का। यहाँ पे बेसिकली दिस इज ऑल थियरी, तो हम इसमें एक बार बस ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बट जो इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बस आप ये समझिए फॉर्मूला फीफो कॉक्स, कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट परचेज इशूड। आपने देखा भी था कि फीफो मेथड में जो हमारा पहले इन्वेंट्री आएगा हम उनको इशू करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेज रिमेनिंग, फीफो के क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं। लीफो कॉक्स, कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेज इशूड। बस इस की पॉइंट को याद रखिएगा, जो फॉर्मूला अभी या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लीफो के क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, अर्लीस्ट परचेजेस रिमेनिंग। अभी आपने इससे पहले जब आप फीफो और लीफो के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आपने देखा भी होगा। ट्राई टू कोरिलेट विद दोज डेफिनेशंस और की कॉन्सेप्ट एंड यू वुड बी इजिली एबल टू रिमेंबर। ऑलराइट, नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट, अभी आपने देखा था कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप रीड कीजिए, देन मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो यू हैव कंप्लीटेड द रीडिंग। समझ में आ रहा है आपको अभी तक? नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम फॉर्मूला which is very important. Let me clear the board first. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री के फॉर्मूला को लिखूंगा एंड यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो फर्स्ट इज कॉग्स। कॉग्स इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नोट डाउन कीजिएगा आप इसे। ठीक है, आपने इसे नोट डाउन कर लिया? सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, ये डिलीट हो गया। लेट मी नोट इट डाउन अगेन। आपने पहला हेडिंग लिख लिया था कि जो ये सारे फॉर्मूलाज होंगे ये स्टॉक्स के होंगे। लेट मी राइट इट अगेन। So this is the opening stock. I'm adding it to purchase, adding it to direct expenses minus closing stock। ठीक है, इसको आप पहले नोट कीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज स्टॉक। आई एम राइटिंग दिस
इन शॉर्ट फॉर्म, सो अगर आपको जहां पे क्लियर नहीं हो, जहां आपको ना समझ में आए, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन, बट ये मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ. दिस इज ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक. ओके, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आई थिंक दे आर एबल टू क्विकली कोरिलेट, बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, दे विल राइट इट इन डिटेल कि उन्हें समझ में आए कि व्हाट एक्चुअली द फॉर्मूला इज. सो दिस इज एवरेज स्टॉक. यहां पे हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. हम इसका बेसिकली एवरेज निकाल दे रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला भी है आपको एवरेज निकालने के लिए. थर्ड है करंट रेशियो. ऑल्दो ये फॉर्मूला जो है आपको आगे भी जब मैं फाइनेंशियल रेशियोज के चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो ये फॉर्मूला वहां भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होगा, बट सिंस ये पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर कि जितना इंटरेक्टिव बने कि आगे की क्लासेस में जब मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूं तो ये मुझे ना बताना पड़े, आप खुद बताएं कि दैट यू आर अवेयर ऑफ सच फॉर्मूला. ओके, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स ठीक है, ये सब नोट डाउन करेंगे. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एंड यू शुड रिमेंबर दिस. एक हमारा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. नोट डाउन कीजिए इसे. आई एम राइटिंग दिस इन वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज. जहां पे जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा जस्ट लेट मी नो. ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉस्ट विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नीचे लिखा है एवरेज स्टॉक. ठीक है, इस पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के. ठीक है, पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, अभी आपने देखा भी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ये होता है. वैसे आपसे एग्जाम्स में इसके डेफिनेशंस नहीं पूछेगा. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला you would be able to answer any question that will come in your exam. बेसिकली कॉस्ट जो हमारा होता है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो इसको परचेज करने के लिए बिफोर सेलिंग इट टू इन द मार्केट, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होता है, कितनी लागत आती है कंपनी के लिए, इस फॉर्मूला के थ्रू हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं. लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा. ओपनिंग स्टॉक वाज 10,000 रुपीज. परचेज जो था हमारा वो 5,000 रुपीज का था. डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, लेट सपोज कोई आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, या उससे रिलेटेड कोई भी लेबर चार्जेज आते हैं, या कोई ऐसा चार्ज जो आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने में लगता है. दिस कॉस्ट और दोज कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विथ द इन्वेंट्री आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? सैलरी है, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है. बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी इन्वेंट्री से वैल्यूएशन रिलेटेड या फिर ऐसे खर्चे जो आपको डायरेक्टली बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. या जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड, लेट सपोज कि कोई लेबर चार्ज लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा हमें इन्वेंट्री को परचेज करते वक्त, और जो वेयर हाउसिंग में लाने का खर्च आता है,
उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। लेट सपोज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 3000, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 8000। आई होप दिस इज विजिबल, आई एम राइटिंग दिस इन एक्सट्रीम कॉर्नर। मैं चाह रहा हूं कि सिंस यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, so you would be able to easily correlate with the formula. That's why I am writing in the extreme corner, and I hope this is visible to everyone. तो अगर हम मुझे कॉक्स निकालना होगा, COGS, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड परचेज। परचेज कितना है हमारा 5,000, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, दिस इज 3,000। उसके बाद से इसमें लेस क्या करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज 8,000। तो व्हाट विल बी आवर कॉस्ट, अगेन इट विल बी 10,000। सो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हुआ वो 10,000 हुआ। 10,000 में हमने 5,000 ऐड किया, देन 3,000 एंड डिडक्टेड 8,000 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो आवर क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी 10,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हमने कॉस्ट निकाला। अब लेट सपोज आप बोलो कि सर आप मुझे एवरेज स्टॉक निकाल के दिखाओ। ये थोड़ा मेसी हो गया है बोर्ड पे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे फॉर्मूला के सामने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को शो कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। छोटे छोटे फॉर्मूला हैं एंड दिस विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट विल बी क्विकली सॉल्व इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 प्लस व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000 divided by 2, so average stock will be rupees 9,000। 9,000 की हमारी एवरेज स्टॉक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना हो मुझे, लेट सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी इज गेटिंग रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब कि कितने बार वो चेंज हो रही है ड्यूरिंग अ डिफाइंड टाइम पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। सो हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर इन्वेंट्री की मूवमेंट हो रही है हमारे बिजनेस से। तो हमारा COGS कितना था बच्चों, COGS था हमारा 10,000 और एवरेज स्टॉक क्या था 9,000। ठीक है, कितना होगा ये, इट विल बी 0.1 समथिंग, ओके 1.1। ठीक है, इज इट क्लियर, पॉइंट में आएगा 3 0 कैंसिल बाई 3 एंड इट विल बी रिमेनिंग 10/9। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है एंड आई होप इसके आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी याद करने में। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, वेरी गुड, यू हैव नोटेड डाउन, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। ठीक है बच्चों, ओके हमने एक फॉर्मूला और भी देखा था, करंट रेशियो। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा,
आपको करंट एसेट का दिया रहेगा क्वेश्चंस में कि द करंट एसेट इज लेट सपोज 20,000, current liability is 10,000, determine the current ratio. This is very simple, okay? So current asset is 20,000, current liability is 10,000, so the ratio will be 2:1. इसका आंसर होगा 2:1, ठीक है? दिस इज एन आइडियल रेशियो एज वेल. अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एन आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, ठीक है, सो इट विल बी 2:1. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ठीक है? ये क्वेश्चन रहेगा, समझ में आया आपको? तो सारे फॉर्मूला अभी तक जितने भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड थे वो आपने देखा. जस्ट रिमेंबर इट, प्रैक्टिस इट विथ द एग्जाम्पल. आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हमारे यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशंस में, वहां पे ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, सो यू वुड बी एबल टू आंसर वेरी क्विकली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है? और इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, चाहे वो किसी भी पीएसयू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, फॉर सीनियर अकाउंटेंट और फॉर सीए इंटर के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं आपको, जहां भी अकाउंटिंग की वेटेज है एग्जाम्स में, ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला. आगे के चैप्टर्स में और भी आपका एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज में, जहां पे आप करंट रेशियोज पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ते हैं और भी बहुत लिक्विड रेशियोज पढ़ते हैं. सो देयर आर न्यूमरस रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स which are very important financial metrics to judge the financial statement or financial position of any business. Okay, so just read, revise and practice as much as possible. All right, I am cleaning the board. सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? ओके, ठीक है, कर लो. ओके, डन. ठीक है, क्लीनिंग. मूविंग अहेड. बोर्ड पे देख पा रहे होंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जितने मेथड्स अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं. दिस आर वेरी सिंपल. आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. FIFO में इट्स सिंपल टू अप्लाई. क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट्स नियर मार्केट प्राइस, एक्सेप्टेड अंडर AS2 एंड IFRS जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हायर प्रॉफिट हायर टैक्स, डज नॉट मैच करंट कॉस्ट विथ करंट रेवेन्यू, ये इसके डिसएडवांटेज हैं. एंड मे नॉट मैच द एक्चुअल फिजिकल फ्लो इन सम इंडस्ट्री, ठीक है? सिमिलरली जब हम LIFO पे आएंगे, इट मैचेस करंट कॉस्ट विथ करंट रेवेन्यू. इट प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट इन इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है तो लोअर टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है, तो इसलिए इस मेथड में दिस इज यूजफुल फॉर द टैक्स बेनिफिट एंड यूजफुल फॉर इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. हाउएवर एट डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो इसको प्रोहिबिट करती है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड नॉट रियलिस्टिक फॉर पेरिसेबल गुड्स, जहां पे प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ कम है, ठीक है? होप दिस इज क्लियर. एक बार आप इसको रीड कर लेंगे एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हमारा जो एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट्स है AS2 की गाइडलाइंस जो दी गई है, इन्वेंट्रीज मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV बोलते हैं, विच एवर इज लोअर. हमेशा जो हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं वो लोअर वैल्यू पे करते हैं, सो दैट हम अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट ना करें एंड जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू. परमिटेड है FIFO वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. क्या परमिटेड नहीं है? LIFO. कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट नेट ऑफ डिस्काउंट. कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स को. अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन. कहने का मतलब है ऐसे कोई भी खर्चे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया
डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। लेट सपोज जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस तक लाने का, या उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट हैं जो रॉ मटेरियल्स को लाने का हुआ या प्रोड्यूस करने का होगा, वो सब सारे डायरेक्ट कॉस्ट होंगे और इन्वेंट्री में हम उनको ऐड करेंगे। कॉस्ट एक्सक्लूड्स abnormal wastage, storage cost, selling and distribution expenses and interest cost। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, दीज आर द एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट है, बट फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन एग्जाम। ठीक है, आई एम क्लीनिंग इट, स्किपिंग अहेड। अभी आपने टॉपिक में पढ़ा भी कि इफेक्ट क्या है प्राइस चेंज का। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा तो आपने देखा था कि फीफो में इसका इम्पैक्ट रहता है कि हमारे जो कॉक्स होते हैं वो लोअर होते हैं, हायर प्रॉफिट हायर टैक्स। लिफो में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लोअर प्रॉफिट होती है लोअर टैक्स होता है। डिफ्लेशन में जब मंदी आती है बाजार में तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कॉक्स जो होंगे वो हायर होंगे, प्रॉफिट जो है लोअर होगी। एंड सिमिलरली फॉर लिफो ऑल्सो इट विल बी जस्ट एब्सोल्यूट ऑपोजिट, लोअर कॉक्स होंगे हायर प्रॉफिट होगी। ऑल्दो दिस प्रैक्टिस इज नॉट फॉलोड, दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड फीफो इम्पैक्ट। बाकी आपने की टेक अवे जो थे आपने देखा कि फीफो में हम कैसे करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, कंप्लाइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के। लिफो इज प्रोहिबिटेड, वेटेड एवरेज में देखा था कि स्मूथ फ्लक्चुएशंस होगा, एंड बल्क इंडस्ट्री में दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉर्मली अप्लाइड। वैल्यूएशन रूल्स में आपने पढ़ा था कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर होगा हम उसको करेंगे। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। काफी सिंपल टॉपिक था, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे लग रहे थे। ठीक है, क्लीनिंग इट। ऑलराइट, तो हमने अभी आज के अकाउंटिंग के थर्ड लेक्चर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर देखा। प्रैक्टिकल चैप्टर था, एग्जाम ओरिएंटेड था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट, जहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा कि आई विल क्विकली समराइज फॉर यू कि फीफो मेथड था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड वॉज लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड मेथड था वेटेड एवरेज मेथड। और कुछ इंडस्ट्री में जहाँ पे हाई एंड वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग है या ज्वेलरी है, वहाँ पे कुछ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स भी होते हैं जिससे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। ठीक है, होप दिस चैप्टर वाज क्वाइट इंटरेक्टिव, आपको पढ़ने में मजा भी आया। इज इट वेरी गुड? ठीक है, so you must practice the multiple choice question after completing this video lecture and going through the PDF notes। और ऐसे ही आप इन सारे multiple choice question को, for those students who have not purchased so far the courses from our website, they can buy the notes from the nearest book stores। आप वहाँ से परचेज करें, उसको रेफर करें, दिस इज ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट। और अगर आपको इन केस वहाँ पे बुक स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपको एग्जाम्स के जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हम हर दिन अपलोड करते हैं आपके लिए, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ऑलराइट, तो थैंक यू। एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल हेड द सेशन फॉर आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग, और आप उसको देखिएगा। ऑलराइट, thank you for watching our third lecture, and thank you everyone. Hope you have enjoyed this session. So just refer the notes and it will be wonderful in the exam. Thank you.